आज हम गगनेन्द्रनाथ टैगोर की कला और उनकी कला जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। गगनेन्द्रनाथ टैगोर 1857 से 1938 ये इनका जीवन काल का समय है। जन्म 1857 और मृत्यु 1938। ठीक, बंगाल शैली में नवीनता लाने का सबसे पहला कार्य अगर किसी कलाकार ने किया तो उसमें सबसे पहले नाम हम गगनेन्द्रनाथ ठाकुर का ले सकते हैं। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1907 में। सृजनात्मक रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण चित्रों की रचना की। यद्यपि उनके प्रारंभिक चित्र बंगाल शैली की तकनीक की विशेषता के साथ लिए हुए थे, लेकिन उनकी गणना बंगाल शैली के चित्रकारों में करना उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी निजी शैली का विकास किए तब उन्होंने बंगाल शैली को छोड़कर घनवादी शैली या फिर प्रभाववादी शैली को अपनाते हुए चित्रण किया। उन्हें प्रथम आधुनिक भारतीय चित्रकार होने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ पर हम उनके कुछ चित्र देख सकते हैं जब उन्होंने घनवाद और प्रभाववाद के प्रभाव में कुछ चित्रों का सृजन किया उन्होंने। पहला इमेज हम देखते हैं घनवादी शैली का, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसे हम बड़ा कैसे करें? व्यू पे जाके व्यू करना पड़ेगा, नीचे ये अच्छा चलिए ये भी देख सकते हैं। हाँ, ये व्यू पे ओपन कर, व्यू ऐड नीचे ये वाला ये तो विजिट लिख रहा है। हाँ, विजिट कर। अच्छा, एरर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर इमेज आपको दिखाई दे रही हो। ठीक, ये एक लैंडस्केप चित्र है। इसको दरवाज़ा बंद कर दें। यहाँ पर एक लैंडस्केप का चित्र आपको दिखाई देता है जिसमें इन्होंने कई आर्किटेक्चरल फॉर्म लिए हैं और उस आर्किटेक्चरल फॉर्म को उन्होंने रेखागणितीय क्यूबिस्ट फॉर्म, क्यूब में ट्रायंगल्स का और जितने भी ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करके इस लैंडस्केप को बनाया है। और छाया प्रकाश या जो आपकी लाइट एंड डार्क का जो यूज़ इसमें दिखाई देता है, छाया प्रकाश हालांकि एकदम यथार्थवादी शैली में नहीं, इन्होंने अपने तरीके से इसको प्रयोग किया है। ठीक, तो नितांत ही शांत और रात्रि के दृश्य को इसमें दिखाया गया है। तो ये इस तरीके के लैंडस्केप इनके घनवादी चित्र शैली के अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद मैं कुछ उनके जैसे कि ये चित्र, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मेरे ख्याल से कंजर्वेशन में इनके है। और ये है मूर्ति विसर्जन का चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जिसमें नवरात्रि के आखिरी दिन जब मूर्ति का विसर्जन किया जाता है उस तरीके के एक दृश्य को इन्होंने बिल्कुल ही
बंगाल स्टाइल में बंगाल शैली के शैली में इसको चित्रित किया है, जिसमें वातावरण को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है और जो मूर्ति है काफ़ी छोटी है, भीड़ को भी दिखाया है और लाइट का और डार्कनेस का, मतलब वातावरण का एकदम सुबह का जो दृश्य होता है भोर का या फिर एकदम शाम का, ऐसे समय के दृश्य को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिपिक्ट किया है। आगे उन्होंने कला की विधिवत कला शिक्षा नहीं ली थी, कोई कला शिक्षा नहीं ली थी विधिवत तरीके से, न किसी शैली व वाद से प्रतिबंधित होकर रहे। ठीक, वे स्वांतः सुखाए और शौकिया कलाकार के रूप में कार्य किए। उन्हें स्वतंत्र और प्रयोगशाली रहना अधिक प्रिय था। मतलब उन्होंने अपने जितने कला सृजन के दौर में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए ताकि वो अपनी निजी शैली विकसित करें, और उनके पूरे कला जीवन में उनको किसी एक शैली में हम बांध नहीं सकते। कला के विकास उनके अलग अलग चरण भी हमें दिखाई देते हैं और कई विधाओं में कार्य किया उन्होंने। गगनेन्द्रनाथ टैगोर को चित्रकला में बचपन से अभिरुचि थी। बचपन से रेखा चित्र बनाते थे। घर में उनके ऐसा माहौल भी था गगनेन्द्रनाथ टैगोर के कि रेखा चित्र, एक स्केचबुक अपने पास रखना और कहीं भ्रमण पे जाते थे तो स्केचेस वो बनाते थे। जापानी चित्रकार योकोहामा व हिसिदा का सानिध्य उन्हें इस क्षेत्र में लाने में सहायक रहा। मतलब जो जोरासाको में उनका निवास स्थान था, वहाँ पर जापानी चित्रकारों का या बाहर के चित्रकारों का आना जाना रहता था, जिसके तहत योकोहामा और हिसिदा के संपर्क में यह आए और उनसे प्रभावित होकर फिर चित्रकला के क्षेत्र में वो सीरियस फॉर्म में काम किया। उससे पहले वो मतलब सीरियस तरीके से काम नहीं किया, स्केचेस वगैरह बनाते थे, लेकिन एक चित्रकार के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करने के मोटो से काम नहीं किया उन्होंने। प्रारंभिक दोनों जापानी कलाकारों से हम लोगों ने वॉश टेक्निक भी सीखी। हाँ, वॉश टेक्निक भी सीखी। तो शुरू के दौर में आप इनकी कला पर वॉश टेक्निक का प्रभाव आप देखते हो। कुछ ही चित्र उन्होंने वॉश टेक्निक में किए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली विकसित करी। प्रारंभिक चित्रों में कुछ रेखा चित्र और चित्रों पर जापानी स्टाम्प के समान, जो जापानीज स्टैम्प होते हैं उसके समान हस्ताक्षर भी दिखाई देते हैं, और 1905 व उसके बाद की तिथियां उस पर अंकित मिलती हैं। मतलब कुछ उनके रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र पर भी उनके जापानी टेक्निक का असर दिखाई देता है, और उनके कुछ पेंटिंग्स पर भी दिखाई देता है, जिस तरीके से जापानीज स्टैम्प लगता है उसी तरीके के वो हस्ताक्षर करते हैं। उसमें टाइम पीरियड 1905 व उसके बाद की मिलते हैं। इन रेखा चित्रों पर जापानी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने कुछ व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट्स भी बनाए, जिसमें ओकाकुरा, कुमारस्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ व रोथेस्टीन के व्यक्ति चित्र हमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक वृद्ध, सोता हुआ वृद्ध और 2 पंडित, इसके व्यक्ति चित्र भी उनको मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर के कुछ व्यक्ति चित्र के उदाहरण अगर हमें मिल जाएं। एक तो ये व्यक्ति चित्र दिखाई देता है जिसमें उनका खुद का है, खुद का ही व्यक्ति चित्र है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का।
ये एक पोर्ट्रेट है रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ है, यू कैन सी। ठीक, ये भी एक पोर्ट्रेट है रविन्द्रनाथ टैगोर। और भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये नंदलाल बोस का बनाया हुआ है बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस की पोर्ट्रेट उन्होंने बनाई है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं जिसमें उन्होंने किसी एक वाद को या किसी शैली को पकड़ने की कोशिश नहीं की है, वो खुद अपने मनोभाव के आधार पर चित्रण करते थे। अच्छा, उनके रेखा चित्रों की विशेषता है रंग और रेखाओं का कम से कम प्रयोग, यानी कि जब वो स्केचेस बनाते हैं या पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स भी उन्होंने कुछ हाँ बताइए। रेखा चित्र के आधार पर मतलब कि देखने से ये लगता है कि ये रेखा चित्र के बेस पर ही बनाए गए हैं, तो उसमें रंगों का कम प्रयोग किया गया है और रेखाएं भी काफ़ी सीमित है, मतलब कम रेखाओं में ड्राइंग तय कर लेना। ठीक, ये भी एक एक्सेलेंस का एक प्रमाण है कि कम से कम रेखाओं में आप किसी आकृति को बना लें और साथ में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोर्ट्रेट का वो भी आ जाए। अच्छा, वो रेखा चित्र पेंसिल से कम ब्रश ड्राइंग से बनाते थे, ब्रश का यूज़ करते थे। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ एक पोर्ट्रेट है, रेखा चित्र ब्रश के थ्रू बनाया है। यहाँ भी एक आप लोग को दिख रहा है। ज़्यादातर उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टोन, हाँ, ब्लैक एंड वाइट टोन का ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने रंगों के बजाय। अच्छा, इसके बाद जो उनके कला के उसमें एक और विधा आती है वो है कैरिकेचर या व्यंग्य चित्र। ठीक, इसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके पीछे एक उनके व्यंग्य चित्र या कैरिकेचर बनाने के पीछे एक रोचक कहानी है कि 1906 में किसी मुकदमे के दौरान उन्हें अदालत आना जाना पड़ा, जहां पर वो जज और वकीलों और अभियुक्तों के कैरिकेचर व कार्टून बनाते थे, स्केच के तौर पे बनाए, काफ़ी स्केचेस बनाए। उसका उन्होंने आगे चलकर व्यंग्य चित्रों के रूप में विकास किया। ठीक, जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर अत्यंत लोकप्रिय हुए। मतलब व्यंग्य चित्र उनके अगर एक दो जगह छपे तो वो काफ़ी डिमांड में आए, काफ़ी फेमस हुए वो व्यंग्य चित्रों के आधार पर। तो कुछ उनके कैरिकेचर्स के भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे सामने ये है, ये एक व्यंग्य चित्र है जिसमें एक ब्राह्मण है और उसके हाथ में एक पोटली है, पैसे की पोटली और जो भक्त हैं वो उसके प्रणाम कर रहे हैं और उसके भाव भंगिमा से ये लग रहा है कि ये लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस तरीके के भाव आ रहे हैं। और जो नज़दीक से अगर आप देखोगे तो हंसते हुए उसके जो चेहरे हैं वो काफ़ी विशेष हैं और ये गर्दन तो बिल्कुल ही पंडित की गायब है। तो इसकी आकृति बिल्कुल लाइन वर्क भी चाहिए। हाँ, तो इन्होंने स्केच के थ्रू ये जो व्यंग्य चित्र बनाए हैं और भी उदाहरण हमें मिल जाएंगे।
क्योंकि वो काफ़ी कैरिकेचर के लिए ही फेमस थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले ये है। दिस वन इज ऑल्सो बालरूम डांस, काफ़ी फेमस स्केच है इनका, जिसमें मतलब इसके माध्यम से वो जो बंगाली संभ्रांत वर्ग है वो किस तरीके से पाश्चात्य जीवन शैली में ढल गया है, हाँ? इस तरीके की चीज़ें ये व्यंग के तौर पे उसको दिखाना चाहते हैं। बालरूम डांस पे उनके और भी चित्र हैं, इसके अलावा एक ये भी है। ये एक है टेरिबली सिंपैथेटिक, इसमें जज, मेरे ख्याल से ये इसके ड्रेस और उससे तो लगता है कि ये किसी जज की का रेखा चित्र बनाया गया है। वकील उससे भाग रहे हैं, हाँ। काले कपड़ों में या कुछ हाँ, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी या अपराधी भाग रहे हैं, जो भी है। काले कपड़ों में हो सकता अब तो वो समसामयिक कुछ घटनाएं होती होंगी, जिसका अध्ययन अगर हम करें तो मालूम चलेगा कि वास्तविक क्या घटनाएं थी। उन समसामयिक घटनाओं पर, राजनीतिक मुद्दों पर, वैसी घटनाओं पर वो कैरिकेचर्स बनाते थे। आपको दिख रहा है देवेंद्र? एक और है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इन्हें भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट भी कह सकते हैं एक तरीके से। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, दिस वन दिख रहा है? इसमें इस आकृति को देखने से लग रहा है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और उनको बिल्कुल ही आसमान में बादलों पर उड़ता हुआ दिखाया गया है। तो इस तरीके के वो आसपास के उनके जो भी संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, उनके कैरिकेचर्स भी वो बनाते थे। इसके लिए जो उनके कैरिकेचर्स इतने लोकप्रिय हो गए थे, तो उस लोकप्रियता को और जो डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने रेखा चित्र, व्यंग चित्र और कार्टून्स को, और जो भी इनके कैरिकेचर्स होते थे उसको लिथोग्राफ माध्यम में छापने का भी कार्य इन्होंने किया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रति को कई प्रतियां बना सकें एक चित्र की, और फिर उसे मांग जो भी डिमांड्स हैं उसको कंप्लीट कर सकें। अब उनके रेखा चित्रों के विषय कैसे होते थे? देश की समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन की विद्रूपता, यानी जो भी हमें उसमें एक गैप दिखाई देता है, उस चीज़ को वो दिखाना चाहते हैं और उस पर तीव्र कटाक्ष करते हुए रेखाचित्र वे बनाते हैं, कैरिकेचर्स बनाते हैं। समसामयिक भारतीय चित्रकला में उनके ये प्रयास प्रथम प्रयास माने जा सकते हैं। इस प्रकार के उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में लगी थी। ठीक, इसके चित्र को देखें। ये भी काफ़ी व्यंग है, जिसमें कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है।
कि ब्राह्मणों के बनाए कास्ट सिस्टम में किस तरीके से आम जनजीवन, आम जनता पिसती है। ये भी ब्राह्मणों के जो जीवन है और उनके जो पाखंड है उसके ऊपर ही इन्होंने इसमें भी कटाक्ष किया है। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, फिर 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर की जीवन स्मृति के साथ कुछ उनके स्केचेस प्रकाश में आते हैं, जिसमें जीवन स्मृति के ऊपर कोई उनकी पुस्तक छपी जिस पर उनके चित्रांकन प्रकाशित हुए। प्रारंभिक चित्रों पर गगनेन्द्रनाथ के प्रारंभिक चित्रों पर अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव दिखाई देता है। पुराण और आख्यान यानी पौराणिक विषयों के, रोमांटिक विषयों का चित्रांकन उन्होंने किया है अपने शुरुआती चित्रों में। इसके लिए आपके पास मैं कुछ उदाहरण में दिखाऊंगी आपको। एक तो यही है आपका मूर्ति विसर्जन। फिर उसके बाद मूर्ति विसर्जन के कई और चित्र होंगे। ये भी है, रात्रि का दृश्य है, कहीं मेला या कोई उत्सव जैसा माहौल है, उस पर इन्होंने चित्र बनाया है। दिस इज ऑल्सो किसी प्रोसेशन में, जब रात्रि में कोई प्रोसेशन जा रहा हो उस तरीके का इसका नाम शायद वो है आधी रात में गुजरते जुलूस। हाँ, इसमें नाम नहीं दिया है, टाइटल नहीं दिया है। ये भी एक चित्र है उनका। तो आप देखेंगे इस तरीके के रात्रि के दृश्य को उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से बनाया है। और उनके चित्रों में हम देखेंगे परी लोग जैसी होता है ना, पैराडाइज वर्ल्ड जैसा कुछ इम्प्रेशन दिखाने के वो प्रयास करते हैं और वातावरण की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ये भी एक चित्र है जिसमें इन्होंने यथार्थवादी शैली में पेंटिंग्स बनाई हैं। पेंटिंग्स फ्रॉम बंगाल, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब किसी के मृत्यु का प्रोसेशन हो रहा है। 1915 में बनाया गया है। ये पेपर पे है, 1900 वाटर कलर से। अब ये इसमें एक कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिखाया है। और ये पेंटिंग कैनवास पर बनी है। कैनवास प्रिंट है, कैनवास पर बनी है या नहीं मालूम, कैनवास प्रिंट है। फेस्टिवल ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा का जो उत्सव है दुर्गोत्सव, उसको दिखाया है इन्होंने। दुर्गोत्सव पर या मूर्ति पूजा, मूर्ति विसर्जन, इस तरह के विषय पे उन्होंने काफ़ी चित्र बनाए, क्योंकि बंगाल से वो संबंध रखते थे और वहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से और प्रमुखता से मनाया जाता है इस उत्सव को। अच्छा, एक और लैंडस्केप पेंटिंग दिखाई देती है, ये दशाश्वमेध घाट की पेंटिंग, वाराणसी दशाश्वमेध घाट। इसमें भी उन्होंने वातावरण के प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है और रंगों को का जो फ्लो है उसको फ्लो करके वो फिर कलर लगाना और उसको लैंडस्केप को बनाना, इस तरीके का काम उन्होंने किया है। तो ये हुए कुछ उनके लैंडस्केप के। अच्छा, पुराण और आख्यान वाले चित्र इसमें मिले नहीं मुझे।
भी होना चाहिए। आगे मिलेंगे तो फिर उसे हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, जो भी लैंडस्केप वर्क हम इनके देख रहे हैं, चाहे ये बंगाल शैली में बनाए गए हैं मूर्ति पूजा, दुर्गा पूजा के विषय पर, या फिर स्वतंत्र रूप से जो भी लैंडस्केप पेंटिंग है, उस पर आपको जो गगनेंद्र नाथ की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देगी वो हो गया उसमें रहस्यात्मकता दिखाने का प्रयास करते हैं। मिस्टीरियसनेस कहीं ना कहीं उसमें रंगों का इस तरीके से प्रयोग किया गया है, रंग संयोजन, उनको लगाने का तरीका और जिस तरीके का दृश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं उससे यही महसूस होता है आपको कि यहाँ कुछ मिस्टीरियस है, सब कुछ क्लियर नहीं होता, धुंधला धुंधला सा एक इम्प्रेशन आता है, ठीक। अच्छा, अब इसी पैटर्न को जब वो आगे काम करते चलते हैं तो आगे वो अमूर्त और घनवादी चित्रों की रचना की ओर मुड़ते हैं। अच्छा, उनके कुछ दृश्य चित्र हैं, कंचनजंगा, हिमालय के दृश्य, पुरी के मंदिर, पद्मा नदी में नौका, एवरेस्ट की चोटी, रांची की पहाड़ियों में सूर्योदय, दार्जिलिंग की संध्या, रात्रि, दशाश्वमेध घाट, दार्जिलिंग की भेटिया बस्ती, बर्फ का भवन, हमारे घर का उद्घाटन और कलकत्ता की सड़क। ये उनके कुछ दृश्य चित्रों के टाइटल्स हैं। अच्छा, इनके दृश्य चित्रों के विषयों को देखने से यही लगता है जैसे हिमालय के दृश्य, नदी में नौका, पहाड़ियों में सूर्योदय का दृश्य, दार्जिलिंग की संध्या, रात्रि, तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी एक टाइम को कैच करने का प्रयास करते हैं, सुबह का समय या शाम का समय या रात का समय, उस समय को कैच करने का प्रयास करते हैं जिससे फिर उसमें वो इम्प्रेशनिस्ट जो प्रभाव है वो दिखा सकें। जैसे कि हम लोग इम्प्रेशनिज्म की जो फर्स्ट पेंटिंग है सनराइज़, हाँ, तो जो सनराइज़ पेंटिंग है आप उसमें यही देखोगे कि सूर्योदय हो रहा है और उसके इम्प्रेशन को कैच किया गया है। अब आप उसी चीज़ को इसमें इन्होंने वाटर कलर में कितना सुंदर तरीके से बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके दृश्य चित्रों की विशेषताएं किस प्रकार की हैं। दृश्य चित्रों की विशेषताएं, प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है उन्होंने, जैसे कि एक लैंडस्केप पेंटिंग यहाँ एक और है, रेनी सीजन मतलब बारिश का दृश्य, ठीक। एक और है, ये भी है विंटर ऑन, अच्छा, ये टाइटल इसका नहीं मालूम लेकिन ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर की ही है, ठीक। तो हाँ, ये वाली थी ना, रेनी सीजन, बारिश का दृश्य या वर्षा ऋतु, ठीक। वर्षा ऋतु का ही एक लैंडस्केप इन्होंने बनाया है जिसमें
नीचे ज़मीन है, अग्रभाग में थोड़ी सी ज़मीन दिख रही है हमें, मध्य में पूरा वाटर, एक नदी हो या तालाब हो इस तरीके के, और पीछे क्षितिज पर भी इन्होंने ज़मीन के साथ में कुछ पेड़ पौधों को उन्होंने, जो कि बंगाल के ग्रामीण दृश्य को प्रदर्शित करता है, ऐसे सीन को उन्होंने दिखाया है। और रंगों का फ्लो हमें इसमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया उन्होंने। दृश्य चित्र में भी वे व्यंग्य चित्रों की भांति अग्रणी है, यानी दृश्य चित्र भी उन्होंने उतनी ही दक्षता से बनाई है जिस तरीके से उन्होंने व्यंग्य चित्रों को बनाया है। ठीक, जो उनके दृश्य चित्र हैं उसमें स्वाभाविकता पूरी तरीके से दिखाई देती है, कहीं से भी ये नहीं लगता है कि इसमें ज़बरदस्ती का कुछ बनाया गया हो या अपनी तरफ से कलाकार ने कोई अलग से एफर्ट लगाने की। जो दृश्य है, जहाँ का दृश्य है, उसका वास्तविक जो एक मूड है उसको कैच करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। इकहरे रंगों का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है अपने चित्रों में, कई रंगों के बजाय और मिश्रित रंगों के बजाय एक रंग का प्रयोग ज़्यादा किया है। बंगाल शैली की भांति हल्के और धुंधले रंग प्रयोग किए गए हैं। जैसा कि हम लोग बंगाल शैली की एक विशेषता कहें या फिर जब हम उसकी आलोचना करते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, तो उस कमी में यही कहा जाता है कि उसमें बहुत ही हल्के और धुंधले धुंधले रंग इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है, किसी विषय विशेष के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर समय आप एक जैसा फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हल्के और धुंधले रंगों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जो कि लैंडस्केप को उनके उसकी क्वालिटी को और एनहांस कर देता है। शैली यथार्थवादी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट उनका जो आगे का डेवलपमेंट है या और भी उन्होंने काम किए हैं, वो है जीवन स्मृति के लिए उनके बनाए गए चित्र। ठीक, उन्होंने जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन स्मृति पे कुछ चित्र बनाए हैं, वैसे ही इन्होंने चैतन्य देव, उस समय उनके समय में काफ़ी थे चैतन्य प्रभु, तो उनके जीवन पर आधारित कई चित्र उन्होंने बनाए हैं, जिसमें कुछ टाइटल्ड उनके चित्र हैं। चैतन्य ईश्वरपुरी, चैतन्य की विदाई, चैतन्य की विदाई, महाप्रभु व पूर्ण चंद्रमा। ठीक, ये उनके कुछ जीवन स्मृति पर आधारित चित्र हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसको लेके कोई इमेज मिल जाए तो। हाँ, कुछ और चित्रों के उनके नाम हैं। कब्र के समीप, संथाल नृत्य, और माँ और शिशु। ठीक, कबीरनाथ टैगोर की निजी शैली। 1923 में अर्धमूर्तवादी, घनवादी व आभासवादी मतलब प्रभाववाद या इम्प्रेशनिस्ट चित्रों की रचना उन्होंने की, और इसकी शुरुआत वो 1923 के आसपास या उसके बाद से करते हैं। अच्छा, ये जो कलावाद हैं, जो प्रभाववाद या आभासवाद, घनवाद, ये उस समय जो यूरोप की कला थी उस समय प्रचलन में थी। कई कलाकार इस विधा में काम कर रहे थे, जैसे पिकासो, ब्राक, ये घनवादी शैली में कार्य कर रहे थे,
माने, सेजा, स्योरा और सिग्नाक, ये जो आर्टिस्ट थे ये आपके प्रभाववादी शैली में कार्य कर रहे थे। और यही चीज़ हम इसमें देखते हैं कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने अधिक समकालीन होने का एक प्रयास किया, बजाय सिर्फ और सिर्फ परंपरावादी या पाश्चात्यवादी पुरातनवादी होने के बजाय। जैसा कि हमें बंगाल शैली के कलाकारों में दिखाई देता है कि वो राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत वो फिर परंपरावादी या हमारे जो पुरातन कला के आदर्श हैं उसको अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। गगनेन्द्रनाथ ने इन कलावादों का अपनी कला में स्थान तो दिया, लेकिन अंधानुकरण नहीं किया। मतलब आपको जब इनके घनवादी शैली के चित्र दिखाई देते हैं तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि एकदम उन्हीं के जैसा कॉपी करना है मुझे, मतलब पिकासो जैसा ही बनाना है, ब्राक के जैसी ही पेंटिंग बनानी है। भले उन्हें उनका वर्क अच्छा लगा, एक होता है ना आर्टिस्ट इंस्पायर भी होता है किसी चीज़ से, तो इंस्पिरेशन तो उन्होंने ली होगी, लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरीके से फॉलो करने का प्रयास नहीं किया या कॉपी करने का प्रयास नहीं किया। एक ये पेंटिंग भी है गगनेन्द्रनाथ टैगोर की, बेड ऑफ एरोज। बेड ऑफ एरोज, ठीक। इस पेंटिंग में भी आप देख सकते हैं कि परी लोक कथाओं जैसी या जादू का जो एक भाव है वैसा दिखाने का प्रयास किया है। और इसमें क्यूबिस्ट फॉर्म भी दिखाई देंगे आपको, लेकिन कहीं भी जो क्यूबिज्म यूरोप में था बिल्कुल वैसे कॉपी नहीं किया है। इन्होंने अपना जो कलाकार का स्वतंत्र एक कैरेक्टर होता है और विशेषता होती है, अपने स्वभाव के तहत उन्होंने इसमें कार्य किया है। अच्छा, इनके चित्रों को देखने से कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि या तो चित्रण के दौरान कलाकार एकदम एकांतवादी है या स्वभाव से वास्तव में वो एकांतवादी है, ठीक। और उन्होंने इन शैलियों का प्रभाव ग्रहण करते हुए अपनी निजी शैली विकसित की है। इसीलिए इनको भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने समकालीन होने का सबसे पहला प्रयास किया था। फिर इन्होंने एक अन्य विधा फोटोग्राफी, इसमें भी काफ़ी महारत हासिल की। गगनेन्द्रनाथ को फोटोग्राफी का शौक था। छाया प्रकाश को और कैमरे की नज़र, मतलब छाया प्रकाश जो हम देखते हैं उसको उन्होंने कैमरे की नज़र से देखने का प्रयास किया, ठीक। और ये जो उनकी क्वालिटी थी, जो कैमरे से चीज़ों को देखना उसकी नज़र से, उसको कहीं ना कहीं हम उनके वर्क में भी देखते हैं। उसका प्रभाव और उसके कोई ना कोई गुण इनके वर्क में दिखाई देता है। छाया प्रकाश के इस अध्ययन से इन्होंने अपने अनुसंधान, यानी जो भी रिसर्च्ड वर्क इनके दिखाई देते हैं, अनुसंधान, प्रयोग और अभ्यास तथा अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा चित्रों में एक नवीनता लाने का प्रयास किया, ठीक। और उनके चित्रों का अंकन विधान अनूठा है, बिल्कुल अलग है, अपने समय के सभी कलाकारों से बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने कार्य किया है। और इनके सब्जेक्ट्स का जो चॉइस है, विषयों का जो चयन इन्होंने किया है, वो भी आपको इनके समकालीन कलाकारों से अलग विषयों को इन्होंने चुना है। और वो अपने चूँकि ये कोई एक होता है ना, कलाकार कहता है कि मैं कलाकार हूँ, ठीक, वैसा न करके ये स्वांतः सुखाए जब कार्य करते हैं तो ये अपने मन के अनुसार चलते हैं। और मन के अनुसार चलते हुए उन्हें जो विषय अच्छे लगे, जिन विषयों पे जिस विषयों से ये खुद को जोड़ सके, जब कलाकार किसी विषय से जब खुद को जोड़ के देख पाता है तब उस पर अपने अनुसार कार्य करता है। और इनके चित्र में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। हाँ, भाव प्रदर्शन, कल्पना की उड़ान और इनकी
रोमांटिक प्रवृत्ति के कारण उनका स्वतंत्र और व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है इनकी कृतियों पर। ठीक, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो इनके वर्क्स हैं उस पे हमें इनके भाव का प्रदर्शन, जो इनके भाव थे, जिस तरीके की कल्पना ये करते थे, क्योंकि इन्होंने लगभग जो लैंडस्केप पेंटिंग या घनवादी शैली में जो भी कार्य किया है उसमें कल्पना लोक को दिखाने का प्रयास किया है। इनकी कल्पना की उड़ान जैसी भी थी उस तरीके का उन्होंने प्रयास किया है। और जो रोमांटिसिज्म का जो एक कैरेक्टर होता है उसको इन्होंने ग्रहण करने का प्रयास किया है। और इनकी जो व्यक्तित्व था, कलाकार का जो व्यक्तित्व था, स्वतंत्र रहना और शांत रहना, इस चीज़ को और सहज तरीके से, वो चीज़ इनके कला में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, गगनेंद्रनाथ टैगोर की जो कला है वो अर्ध अमूर्तवादी कही जाती है। ठीक, पूरी तरीके से अमूर्त भी नहीं है और पूरी तरीके से आकृति आधारित भी नहीं है, इसलिए इनकी कला को हम अर्ध अमूर्तवादी चित्रों के वर्ग में रखते हैं। इनकी जो विषय वस्तु हैं स्थापत्य परक हैं। जितने भी अर्ध अमूर्तवादी चित्र इन्होंने बनाए हैं उसका जो विषय है, मतलब उसमें जो भी फॉर्म्स उन्होंने क्रिएट किए हैं वो स्थापत्य परक बनाए हैं, मतलब आर्किटेक्चर को ही उन्होंने फॉर्म किया। घर के अंदर का दृश्य, ठीक, जैसे सीढ़ियों के दृश्य होंगे, खिड़कियों, दरवाजे, इस तरह के उन्होंने दृश्य कला में भी जैसे दुर्गा पूजा वाले चित्र में भी बिल्डिंग्स दिखाए हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने घनवाद का अनुसरण नहीं। लेकिन जितने भी घनवादी चित्र आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें इन्होंने घर के अंदर का दृश्य या स्थापत्य के जो गुण होते हैं उसको ही उन्होंने कैच किया है। मकान के भीतरी भाग परिलोक जैसी संरचना का चित्रण इन्होंने किया है, यानी कि पूरा पैराडाइज वर्ल्ड दिखाने का प्रयास किया है। और रंगों का जो प्रयोग किया है इन्होंने, छाया प्रकाश और इस तरह की चीज़ें। इसमें जैसे होता है कि जब हम किसी चीज़ यथार्थवादी शैली में भी किसी चीज़ का चित्रण करते हैं तो एक डायरेक्शनल लाइट दिखाते हैं और देखते हैं कि लाइट इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इस तरीके से। लेकिन इन्होंने ड्रामेटिक लाइट यूज़ किया है। वातावरण इनके चित्रों में शांत है और स्तब्धता लिए हुए हैं। ठीक, प्रायः रंगों में वह कभी कभी काले व भूरे रंग की छायाभास का प्रयोग किया है, यानी रंग जो है इन्होंने सीमित रंगों का प्रयोग किया है और काले और भूरे रंगों का प्रयोग इन्होंने अपने लैंडस्केप पेंटिंग में या घनवादी चित्रों में ज़्यादा किया है। ये तो कुछ और आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, घर के भीतर का दृश्य है और इन्होंने ब्लैक एंड वाइट टोन या ब्राउन का टोन लेते हुए काम किया है। यहाँ भी काले और भूरे रंगों का अच्छा प्रयोग है। This one is ये कहाँ से कहाँ आ गया? और जो इन्होंने क्यूबिस्ट फॉर्म में जितने भी इन्होंने वर्क किए हैं उसमें छायाभास, यानी सीधे सीधे जो रियलिस्टिक फॉर्म में हम लोग लाइट एंड शेड दिखाते हैं वैसा न करके छाया का आभास दिखाने का प्रयास किया है और वो अपने तरीके से ड्रामेटिक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक, आप इसे भी देख सकते हैं। लाइट एंड डार्क ही है, ब्लैक एंड वाइट में बनाया गया है, लेकिन रोशनी का अपने हिसाब से उन्होंने प्रयोग किया है। ये भी एक क्यूबिस्ट फॉर्म में वर्क है जिसमें आर्किटेक्चरल फॉर्म दिखाई देते हैं, बीच में स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ इस तरीके का बिल्डिंग है जो ऊपर को जा रहा है, ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया है। ये एक कैरिकेचर वर्क है इनका। ये भी एक जिसमें इन्होंने पीछे कई सारे मकान की भीड़ दिखाई है और जो
इनके अट्रैक्शन है इस वर्क में वो है सीढ़ियों का। और बीच में ये राउंड सा एक अलग सा शेप ये ले आए हैं, यानी कि आर्किटेक्चर को भी वो अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से, कि इस तरीके के राउंड शेप आपको सामान्यतः शहरों में नहीं मिलेगा आर्किटेक्चर में, लेकिन इसको भी इन्होंने अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है, अपने अनुसार बनाया है। ठीक, जो एक रहस्यात्मक वास्तविकता प्रदान करने का प्रयास किया है इन्होंने। इन चित्रों के स्थापत्यपरक रूपाकारों के सीधे धरातल व घुमावों के कठोर किनारे परस्पर मिलकर त्रिआयामी अभिकल्प पैटर्न की रचना करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है त्रिआयामी अभिकल्प पैटर्न, यानी कि ये रियल नहीं है, 3D दिखा तो रहे हैं, रियल नहीं है, लेकिन वो उसका सिर्फ एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से फॉर्म्स को अरेंज कर रहे हैं कि वो उसका पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए एक रंगीन चित्र है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से ये एक फॉर्म जो सर्कल में जा रहा है, फिर यहाँ से कुछ पीछे को भागता हुआ सा लग रहा है, यानी जो मशीनीकरण है, कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के तहत कई कारखाने कलकत्ता में बने होंगे, तो वो अपने समसामयिक जो एक प्रभाव है मन मस्तिष्क पे कलाकार के, उसको इन्होंने दिखाने का, शहरों में किस तरीके से मशीनीकरण, लोगों के भाग दौड़ और घरों में बंद जिंदगी, इस तरीके के भावों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इस प्रकार के चित्रों में इनके हम जो चित्र हैं, परीलोक, परियों की राजकुमारी, 7 भाई चंपा, अल्लादी की गुफा और वीरान घर, ये विषय रहे हैं इनके घनवादी शैली में बनाए गए चित्रों के। एक और विशेषता है इनके घनवादी चित्रों की कि घनवादी चित्रों में इन्होंने गतिशील और सक्रिय आकारों को दर्शाया है। ठीक, सभी जो आकार हैं, आकृतियां हैं घनवादी शैली की, और मकान के आकारों, जो भी आकार इन्होंने देने का, उसमें गतिशीलता दिखाई देगी और दे आर एक्टिव, मतलब कहीं को घूम रहा है, जैसे मशीन चलती है, घड़ी चलती है, या फिर कारखानों के कल पुर्जे आपस में जुड़े हुए और वो मूव करते रहते हैं, उस तरीके के प्रभाव को आप इनके चित्रों में देख सकते हैं। उठती गिरती गतियों को दर्शाने का प्रयास किया है। इन आकारों को तोड़ मरोड़ कर और सीधा कर एक प्रकार से असंतुलन व गतिशीलता प्राप्त की है, यानी कि जो भी फॉर्म्स है आर्किटेक्चरल फॉर्म, उनको वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इसमें ड्रॉ किया है उन्होंने, और उसमें गतिशीलता या एक असंतुलन का भाव देने का प्रयास किया है। इन चित्रों में छोटे छोटे त्रिकोणों के प्रयोग के कारण घनवादी चित्र के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि इसमें जो भी त्रिकोण या ज्यामितीय आकृतियां हैं, इस वजह से इसको घनवादी चित्र के वर्ग में रखा जाता है। एक और विशेषता है उनकी, गगनेन्द्र नाथ ने मृत्यु व आत्मा आदि अन्य विषयों के प्रतीकात्मक चित्र भी बनाए हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक अलग ही उनकी फिलॉसफी दिखाई देती है उनके कार्य के माध्यम से, कि वो जीवन को, अपने आसपास की घटनाओं को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। वही चीज़ उनके चित्र में दिखाई देता है, एक रहस्यात्मकता, शांति, स्तब्धता, अंधेरा, रात्रि का समय और सस्पेंस, और साथ में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, मकान के ही दृश्य बनाए गए, मकान के आकार बनाए गए, सीढ़ियों को, सब कुछ मूवेबल है, सब कुछ घूम रहा है, कहीं भाग रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरीके के एक मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है उनके कृतियों पे, तो कहीं ना कहीं कलाकार ने अपने मनोभाव को, अपने मनोवैज्ञानिक सोच को दर्शाने का प्रयास किया है।
तो उनके वर्क से कहीं ना कहीं एक चीज़ फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी हमें दिखाई देता है, जिसमें मृत्यु और आत्मा इन विषयों पर वो किस तरीके से सोचते हैं, ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को, और इसको प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है, ना कि सीधे सीधे एक होता है ना पौराणिक विषयों को हम लोग ड्रामा के फॉर्म में चित्रित करते हैं, वैसा ना करके इन्होंने प्रतीक के माध्यम से उसको दिखाया है। उनके 2 चित्र के नाम यहाँ पर प्राप्त होते हैं, आत्मा का गमन तथा कलाकार की मृत्यु। आत्मा का गमन तथा कलाकार की मृत्यु, इस विषय पर उन्होंने 2 चित्र बनाए हैं। कलाकार की मृत्यु। इनके चित्रों के विषय में नीरद चौधरी, एक विद्वान है नीरद चौधरी, का मत है कि गंगनेर नाथ की प्रेरणा कलात्मक होने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक है। यानी जो उनकी कला की प्रेरणा है वो कलात्मक होने के बजाय मनोवैज्ञानिक अधिक है। नीरद चौधरी का मत है, नीरद चौधरी, कि गगनेर नाथ की प्रेरणा, जो कला की प्रेरणा है, कलात्मक होने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक है। उनके कृतित्व में तीक्ष्ण बौद्धिक प्रतिभा तथा रोमांटिक प्रवृत्ति का समन्वय है। समन्वय है। तीक्ष्ण बौद्धिक प्रतिभा तथा रोमांटिक प्रवृत्ति का समन्वय है। जो रहस्यात्मकता के उत्पादन में विशेष महत्व रखता है। ठीक, रहस्यात्मकता के उत्पादन में विशेष महत्व रखता है। गगनेंद्र नाथ का मुख्य योगदान चित्रों में रहस्यात्मकता का सृजन रहा है। रहस्यात्मकता का सृजन मुख्य योगदान है, जो कि उनकी निजी विशेषता है, जो उनकी निजी विशेषता है और जो उनके चित्रों को अमूर्त रूप प्रदान करता है, और जो उनके चित्रों को अमूर्त रूप प्रदान करती है। आगे वे लिखते हैं, लिथोग्राफी, कैमरा व पठन पाठन उनकी अन्य अभिरुचियां हैं, जिसका उनकी कला पर भी प्रभाव पड़ा। लिथोग्राफी, कैमरा या पठन पाठन उनकी अन्य अभिरुचियां थी, जिसका उनकी कला पर प्रभाव पड़ा। उनके अधिकांश चित्र एक अग्निकांड में जलकर राख हो गए, फिर भी उनके चित्र मुख्य रूप से रविंद्र भारती कलकत्ता, जहाँ पर 40 चित्र उपलब्ध होते हैं, रविंद्र भारती कलकत्ता, जहाँ पर 40 चित्र उपलब्ध होते हैं, विश्व भारती शांति निकेतन, जहाँ से 12 चित्र उपलब्ध होते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जहाँ से 20 चित्र उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, एनजीए में। राजकीय संग्रहालय इलाहाबाद, यहाँ से 3 चित्र उपलब्ध होते हैं या 3 चित्र संग्रह में हैं। उन चित्रों के नाम हैं गुलमोहर का वृक्ष,
गुलमोहर का वृक्ष, दूसरा है चेतना और तीसरा है पुरी का मंदिर। हाँ, ये 3 चित्र आपके राजकीय संग्रहालय इलाहाबाद में मिलेंगे। गगनेन्द्रनाथ के नवीन प्रयोग भारतीय कला के इतिहास में एक विशेष महत्व रखते हैं। उनकी इन्हीं प्रयोगों ने सर्वप्रथम भारत में आधुनिक कला को दिशा प्रदान की। उनके इन्हीं प्रयोगों ने सर्वप्रथम भारत में आधुनिक कला को दिशा प्रदान किए, इसलिए उन्हें भारत का सबसे पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि हम लोगों ने बंगाल शैली को भी पढ़ा और बंगाल चित्र शैली पूरे भारत में किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित हुई, राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरीके से पूरे भारत में आगे बढ़ा और भारत के अन्य राज्यों में किस तरीके से ये रिवाइवलिज्म को बढ़ावा मिला। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक समय ऐसा आया 1920 के बाद 30 के दशक के आखिरी वर्षों में या 40 के दशक में स्थितियां बदलने लगी। ठीक, और लोगों के अंदर असंतोष की भावना, निराशा की भावना, इस तरह की चीज़ें पनपने लगी। तो फिर कुछ जो नए पीढ़ी के कलाकार थे उनके अंदर ये भावना पैदा होने लगी कि जो ये परंपरागत तरीके से काम किया जा रहा है और एक ही प्रकार के कार्य को बार बार रिपीट किया जा रहा है, रिपीटेशन जो दिखाई दे रहा है, ये उनके लिए फिर ज़्यादा कला प्रेरक नहीं रहा। मतलब होता है ना, एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कलाकार को, वो उतनी प्रेरणा नहीं दे पाता था बंगाल शैली की कलाएं, क्योंकि स्थितियां पहले जैसी नहीं थीं। तो अब कुछ कलाकार उस परंपरा को छोड़ने लगे और छोड़ते हुए फिर आप देखेंगे कि कुछ कलाकार आपस में मिलकर एक कला समूह बनाते हैं और अलग तरीके का काम करते हैं, और वो उनकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम अपनी एक निजी शैली विकसित कर सकें। कला सृजन की जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करने वाली बात है, ये भी उनके मन में होती है कि अब हम सृजन के लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हम अपने विषय चुनेंगे, हम अपनी शैली बनाएंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो उनके अंदर ये विद्रोह की भावना एक पैदा होती है। तो जो कलाकार ग्रुप है उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है यंग टर्क्स का। ठीक, जो कि 1937 में संगठित हुई और ये 20वीं शताब्दी के मतलब कि ये जो यंग टर्क्स ग्रुप है ये महाराष्ट्र में और बम्बई के कलाकारों का था। ठीक, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारतीय आधुनिक कला के इस संक्रांति काल में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के कुछ कलाकारों ने भारतीय डिज़ाइन के मूल्यों का परिवर्तन, प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के साथ सफल संश्लेषण करने हेतु 1937 में यंग टर्क्स अथवा द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट की स्थापना करते हैं। ठीक, संभवतः भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला यह पहला ग्रुप था। इस ग्रुप के कलाकार थे पीटी रेड्डी, एमपी भोपले, ए मजीद, एमवाई कुलकर्णी, सी बाप्तिस्ता, ई मोगल। ठीक, इन कलाकारों ने जनसामान्य के सामने निजी अभिव्यक्ति को समकालीन कला के अगुआ बनकर चित्रकला के माध्यम से प्रकट किया तथा 1941 ईस्वी में इनकी प्रथम कला प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की जाती है। तो कुछ कलाकारों का एक समूह होता है, पीटी रेड्डी, एमपी भोपले, ए मजीद, एमवाई कुलकर्णी, सी बाप्टिस्टा और ई मोगल। ये कुछ ऐसे कलाकार थे जो कि कभी नहीं मतलब कि इनकी ये
का प्रयास रहा कि हम अब परंपरागत तरीके से कार्य न करके अपने कला सृजन के स्वातंत्र्य को प्राप्त करते हुए जो पाश्चात्य की जो कलावाद हैं, जैसे कि एक तो प्रभाववाद है और दूसरा है अभिव्यंजनावाद, इन वादों का संश्लेषण करके जो भारतीय परिवेश हैं, भारतीय विषय हैं और यहाँ के जो हमारे टेक्निक हैं, जैसे कि परंपरागत तरीके से टेम्परा तकनीक में जो कार्य करते हैं कलाकार, या फिर जिस तरीके की कला शिक्षा उनको कला विद्यालयों में दी गई, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, उसको और जो पाश्चात्य के जो वाद हैं उन सब का उन्होंने संश्लेषण किया, सिंथेसिस करके एक अपनी शैली विकसित करने के प्रयास में वो लग गए। इसके तहत उन्होंने कुछ कलाकारों ने कलाकार दल स्थापित किए। आपने सबसे पहला नाम आता है यंग टर्क्स का। उसके बाद जो दूसरा दल आता है वो है कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक, दूसरा नाम लिया जाएगा वो है कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप, जो कि 1943 में स्थापित की गई थी। – 1940 के आसपास कलकत्ता में पश्चिम से प्रभावित नवीन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ। ठीक, 1940 के आसपास कलकत्ता में पश्चिम से प्रभावित, यानी पश्चिम के जितने कलावाद हैं, इज़म है, घनवाद है, प्रभाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, फाववाद है, ये सारी कला आंदोलनों का यहाँ के कलाकार, भारत के कलाकारों को उसकी जानकारी जब प्राप्त होती है पत्रिकाओं के माध्यम से या विदेशी कलाकारों के माध्यम से, या जो लोग विदेश की कला देखकर आते हैं और कुछ उस तरीके के सृजन कर, जैसे भी वो उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारी जो कला है और वहाँ की जो, हमें उस तरीके के वाद के तहत काम करने में हमें अभिव्यक्ति की ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आकर्षण का कार्य रहा। दूसरा आकर्षण का कार्य ये रहा, मतलब कि इस तरीके के काम में जाने का उनका कारण ये रहा कि 1943 में वहाँ पर अकाल पड़ा बंगाल में। ठीक, तो जब बंगाल में अकाल पड़ता है तो स्थितियाँ बदल जाती हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है, सिर्फ अब स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, अब वहाँ की जनता भूखों मर रही है। ठीक, लोग सड़कों पे कंकाल के ढांचे में पड़े हुए दिखाई देते हैं जब कलाकारों को, तो वे ये सोचते हैं कि क्या अभी भी प्रासंगिक है हमें गणेश की मूर्ति की प्रतिमा बनाना, पार्वती का चित्र बनाना, शिव की का चित्र बनाना, क्या इस समय भी उन्हें ये इस तरीके के सृजन करना उन्हें अप्रासंगिक लगने लगा। ठीक, क्योंकि वो अपने मनोभावों की पूरी अभिव्यक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं इस तरह के चित्रों में। तो इनका अब झुकाव ऐसा हुआ, बिल्कुल इसको कहते हैं, कहीं ना कहीं इसको भी यथार्थवाद के उसमें ले आएंगे कि जो हमारे आसपास यथार्थता है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसे हम अपने कला में प्रश्रय दें और उसे ही हम अभिव्यक्त करें। तो इसी मनोभाव के तहत कुछ कलाकार बंगाल में कलकत्ता में एकत्र होते हैं और वे भी एक कला समूह का सृजन करते हैं, जिसमें कलाकार जैसे कि गोपाल घोष, प्राणकृष्ण, सुनील माधव, नीरद मजुमदार, रथिन मित्रा, पारितोष सेन, हेमंत मिश्र तथा मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता आदि ये कलाकार थे। ये मिलकर कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करते हैं और इनका कथन था, एक स्टेटमेंट था इनका कि व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर कलाकार सामूहिकता की बात करने के बजाय व्यक्तिवादी हो जाता है। ठीक, वो खुद की अभिव्यक्ति पर ही ज़्यादा फोर्स करता है। ठीक, इसके बाद वे कहते हैं कि कला अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वयं पर आश्रित होनी चाहिए। उसका जो विषय होना चाहिए या उसका प्रासंगिकता जो होनी चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, ना कि एक क्षेत्रवादी कला हमें सृजित करनी चाहिए। ठीक, जिस समय इस दल की स्थापना हुई उस समय बंगाल पर अकाल का समय था और जन मन पर निराशा की भाव
छाए हुए थे। 1944 ईस्वी में श्रीमती केसी के प्रयोगों से यानी श्रीमती केसी के प्रयत्नों से इस ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई। कब हुई? 1944 में। तो जब 1944 में इन कलाकारों ने अपनी प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की, तो कुछ ऐसे आलोचक थे जो इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये भोंदी आकृतियाँ बना रहे हैं और उनके हिसाब से वे सही कलाकृति का सृजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रशंसक भी थे जिन्होंने इनकी कला की प्रशंसा की। 1950 ईस्वी में कलकत्ता और बम्बई के कलाकारों ने मिलकर प्रदर्शनी की, यानी जो कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप जो है और जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ये इस दोनों ही ग्रुप के कलाकार मिलकर 1950 में एक कंबाइंड एग्जीबिशन लगाते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक, उसके बाद इस ग्रुप को रिकॉग्निशन मिलना शुरू होता है। जो तीसरे प्रकार का तीसरा ग्रुप हमें भारत में मिलता है कलाकार समूह, वो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैग, ठीक, जिसे शॉर्ट में पैग भी कहते हैं। 1947 इस ग्रुप के कुछ कलाकार हैं जैसे कि KH आरा, FN सूजा, SH रज़ा। 3 कलाकारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाने का निश्चय किया जिसका नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रखा गया। और इस ग्रुप को और सक्रिय बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ और कलाकारों को जोड़ा, जिसमें से हैं MF हुसैन, HA गाड़े तथा सनातन बाकरे। एक औषधि निर्माता कंपनी ने इस ग्रुप को संरक्षण दिया, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम किया। इस ग्रुप के घोषणा पत्र में ग्रुप के नाम की व्याख्या की गई, जिसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में जो प्रो वर्ड है उसको व्याख्यायित किया गया। प्रो का अर्थ है आगे, ठीक, और या फिर फॉरवर्ड, यानी जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, ये इसका अर्थ बताया गया। पैग के कलाकारों ने रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता, जो कि जो पाश्चात्य का एक वाद है, यूरोप की जो कला है, कौन सी, प्रभाववाद, ठीक, प्रभाववाद के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई देती है कि वहाँ भी यूरोप की कला का जो मध्यकालीन समय था, मध्यकाल का जो समय था इतिहास का, उसमें हम मैनरिज्म तक ये देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं वो विषय के चयन के लिए स्वयं पर नहीं बल्कि दूसरों पर आश्रित हैं, या तो किसी कोनाइजर पे आश्रित हैं, या फिर किसी पोप के निर्णय पर आश्रित हैं, या राजा, या फिर कोई व्यापारी है बड़ा, उस पर आश्रित हैं। जो वो विषय देते हैं उस हिसाब से वो चित्र बनाते हैं। तो उनके विषय निश्चित होते थे, या तो ऐतिहासिक विषय बनाते थे, या तो वो पौराणिक विषय बनाते थे, मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट चूज़ करते थे, या फिर वो कुछ जो कोनाइजर चाहता है उसके अनुसार बनाते थे, ठीक। तो जो सब्जेक्ट का चुनाव है वो उनका स्वतंत्र नहीं होते थे उसके लिए, और जो डिपिक्शन है पेंटिंग का, मतलब जो मेथड वो यूज़ करते थे उसके लिए भी स्वतंत्र। जिस तरीके का यथार्थवादी शैली में अगर पोप चाहते हैं कि हमें इस तरीके की कलाकृति चाहिए तो वो उस हिसाब से उनको बना के देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कलाकारों में ये भावना उत्पन्न हो गई कि विषय के चयन के लिए और चित्रण पद्धति, ये दोनों के लिए हमें खुद पे निर्णय होना चाहिए। तो वो एक टाइम फ्रेज था जब ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक वो हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और रोज़ एक नई थ्योरी आती थी
साइंस को लेके, जैसे कलर थ्योरी, आई की थ्योरी, इस तरह की चीज़ें आने लगी। तो कलाकार इन सारी चीज़ों से प्रभावित होने लगे और फिर उसके अनुसार फिर वो चित्र बनाते थे। यानी अब पहले कलाकार स्टूडियो में बैठ के चित्र बनाता था, फिर वो ऑन द स्पॉट जाकर चित्र बनाने लगा। दृश्य पे सीधे गए और समुद्र का दृश्य बना रहे हैं, जंगल के दृश्य बना रहे हैं, बगीचों के दृश्य बना रहे हैं, लोग गार्डन में बैठ के पिकनिक का दृश्य बना रहे हैं, इस तरह के दृश्य। जबकि उससे पहले इस तरह के दृश्य कम से कम बनाए गए, कुछ एक लैंडस्केप आर्टिस्ट के नाम हम देखते हैं और नहीं तो फिर, और स्टूडियो में बैठ के आर्टिस्ट लैंडस्केप बनाता था, ना कि ऑन द स्पॉट जाके। लेकिन प्रभाववाद के समय हम क्या देखते हैं कि कलाकार ऑन द स्पॉट जाता है, दृश्य पे स्वयं जाता है और उसको देखकर बनाता है। तो वही चीज़ और वही जो भावना है ये पैग के कलाकार में आती है कि वो रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्षरत हैं। यानी कि चित्रों का सृजन वो तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जितने कलाकार हैं वो रचनात्मक स्वतंत्रता और कलात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत दिखाई देते हैं। अब वे भी किसी भी मजदूर का चित्र बनाते हैं, आसपास की किसी भी महिला का चित्र बनाते हैं, ऐसे विषयों को चुनते हैं जो उनके आसपास के जीवन में उन्हें दिखाई देते हैं और वो कोई ना कोई उसमें वो मनोभावना उनकी प्रबल होती है, तो वो उसका चित्र बनाते हैं। पोर्ट्रेट भी बनाने के लिए वो अपने स्टाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हर एक कलाकार अपनी एक निजी शैली विकसित करने के लिए आपको प्रयासरत दिखाई देता है। इससे पहले जैसे बंगाल शैली में ही 2-4 आर्टिस्ट का हम एग्जाम्पल अगर छोड़ दें तो सभी की अपनी शैली विकसित करने की कोई प्रयास नहीं दिखाई देते, और उसके बाद के कलाकारों में हमें यही प्रयास दिखाई देता है कि हर एक कलाकार अपनी एक निजी शैली या एक हस्ताक्षर शैली जिसे कहते हैं वो बनाने का प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस समय के कलाकारों में एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक तथा पारंपरिक भ्रांतियों को अनदेखा किया। यानी कि जो बंगाल शैली में हम देखते हैं कि एक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आदर्शवाद, एक आदर्श का निर्माण किया गया कि ये कलाकारों में होना चाहिए, वैसे आदर्शवाद को और जो सामाजिक और पारंपरिक भ्रांतियां हैं समाज में फैली हुई, उन सारी भ्रांतियों को वो अनदेखा करना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर सृजन करना चाहते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो महासचिव बनाए गए वो थे एफएन सूजा, जिनका उद्देश्य ग्रुप की विचारधारा तथा उद्देश्यों के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। ठीक, ग्रुप की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के अंतर्गत और उद्देश्यों जो उस ग्रुप का उद्देश्य था उसके अनुसार ही वे कैटलॉग भी तैयार करते थे और चाहते थे या कोशिश उनकी रहती थी कि इसी विचारधारा के अंतर्गत, उद्देश्यों के अंतर्गत उनके ग्रुप में कला सृजन हो। ठीक, H.A. गाड़े इस समय प्रभाववादी तथा फाववादी प्रवृत्तियों से प्रभावित थे। यानी इस ग्रुप के जो कुछ कलाकार थे अलग अलग वादों से प्रभावित होकर चित्र सृजन कर रहे थे, जिसमें से H.A. गाड़े प्रभाववादी और फाववादी प्रवृत्ति से प्रभावित थे और ये ग्रुप के कैशियर थे इस दल के। सदानंद बाकड़े इस ग्रुप के एक सदस्य थे जो कि मूर्तिकार थे। बाकरे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1949 में हुई। ठीक, और इसका जो प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो मुल्कराज आनंद ने किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद के द्वारा किया गया। ठीक, और इस एग्जीबिशन को काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिला, प्रिंट मीडिया जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया
और भी उस समय के जो समाचार पत्र थे वो इसका कवरेज करते हैं, तो काफ़ी इसको बढ़ावा मिला और लोगों ने इसकी प्रशंसा की। दूसरी प्रदर्शनी जो लगती है इस ग्रुप की वो है 1950 में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों ने मिलकर कंबाइंड एग्जीबिशन लगाया था कलकत्ता में। ठीक, फिर ये दूसरी प्रदर्शनी लगने के बाद इस ग्रुप के कुछ कलाकार अलग अलग देशों में चले गए, जिसमें से सूजा लंदन को चले गए, रज़ा पेरिस में चले गए और बाकरे भी लंदन चले गए। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि ग्रुप का जो फॉर्म है वो पहले जैसा ना रह के थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। फिर इनकी तीसरी प्रदर्शनी भी लगती है 1952 में। 1952 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी आयोजित होती है। ठीक, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का भारतीय कला में योगदान है वो ये है कि भारत की कला को समकालीन तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद से पूर्णतया जोड़ देते हैं। ठीक, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के माध्यम से भारतीय कला को समकालीन तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद अब इसके बाद एक और अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कलाकार जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वे भी अपने अपने ग्रुप या समूह बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। उसके बाद हमें श्रीनगर में भी एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप एसोसिएशन का नाम देखने में आता है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर 1948 ईस्वी। कश्मीर में 1947 ईस्वी में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना हुई और कुछ युवा कलाकार जैसे कि पीएन काचरू ने इसकी स्थापना की। पीएन काचरू का नाम आता है जिन्होंने नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना की श्रीनगर में 1947 में। और इस नेशनल कल्चरल फ्रंट जो एक संस्था बनाई जाती है इसमें कई सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जैसे कि कवि, लेखक, नाटककार तथा संगीतकार इस संगठन से जुड़ते हैं। इसमें 3 कलाकार रहते हैं। 3 कलाकारों के नाम आते हैं एस.एन. भट्ट, त्रिलोक कौल और पीएन काचरू। इन तीनों के दल को द ट्रियो नाम से जाना गया। जो ये 3 कलाकार हैं एस.एन. भट्ट, त्रिलोक कौल, पीएन काचरू, इन तीनों के दल को द ट्रियो नाम से जाना गया। लेकिन 1948 में इस दल का नाम बदलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन नाम रखा गया। 1949 में 1949 में श्रीनगर में इस दल की प्रथम प्रदर्शनी लगाई गई, फर्स्ट एग्जीबिशन। और 1950 ईस्वी में भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष, जी.आर. संतोष भी इस कलाकार ग्रुप से जुड़ गए। ठीक, इसके बाद एक और जो कलाकार ग्रुप का नाम आता है सामने वो है शिल्पी चक्र, जो कि नई दिल्ली में सक्रिय था। शिल्पी चक्र, न्यू दिल्ली, 1949। 49। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ही एक कला गतिविधियों का एकमात्र सरकारी संस्था थी। यानी कि जो
आईफेक्स है या ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, उस समय दिल्ली में जो कलात्मक गतिविधियां होती थी उसकी एकमात्र जो गवर्नमेंट की तरफ से संस्था थी आईफेक्स थी। ठीक, फिर और इस संस्था का जो नियंत्रण था वो गैर व्यावसायिक सदस्यों के पास था। ठीक, और इसकी कार्यप्रणाली से कलाकार संतुष्ट नहीं थे। कुछ कलाकारों ने मिलकर आईफेक्स के स्थायी सदस्यों के साथ समस्या का समाधान खोजने के लिए एक असफल वार्ता की। फलस्वरूप कंवल कृष्ण के.एस. कुलकर्णी ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक, इनकी स्थायी सदस्यता से या जो इनकी साधारण सभा थी उसकी सदस्यता से दो कलाकार कंवल कृष्ण और के.एस. कुलकर्णी ने त्यागपत्र दे दिया। फिर धनराज भगत और बी.सी. सान्याल के साथ मिलकर इन्होंने 1949 में शिल्पी चक्र की स्थापना की। यानी जो कलाकार हैं कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, इन्होंने मिलकर धनराज भगत के साथ, बी.सी. सान्याल के साथ मिलकर 1949 में शिल्पी चक्र की स्थापना की। फिर कुछ और कलाकार इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। उनके नाम हैं हरकृष्ण लाल, के.सी. आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पासामी, श्रीनिवासन पंडित तथा ब्रिजमोहन भनोट। यह ग्रुप निरंतर उन्नति करता गया। अनेक सह सदस्य तथा छात्र भी इस ग्रुप से जुड़ने लगे। देवयानी कृष्ण, रमेश्वर बरूटा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद आदि ऐसे प्रमुख लोगों के नाम सामने आते हैं। शिल्पी चक्र के अधिकांश कलाकार भारत की विभाजन की जो त्रासदी है उसको झेल चुके थे। भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था, उस त्रासदी से वो गुजर कर आए थे। चक्र के सदस्यों ने कला को एक सृजनात्मक उद्यम मानते हुए इसे जीवंत माना, जिसमें कला व जीवन का संबंध अटूट है। शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में सदैव एक गैर सदस्य कलाकार भी अतिथि के रूप में आमंत्रित होता था। जो कि उस ग्रुप का सदस्य पहले से नहीं होता था, उसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता था, जिनमें शैलेश मुखर्जी तथा के.जी. सुब्रमण्यम उल्लेखनीय हैं। प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठकें क्रमशः जंतर मंतर में व जंतर मंतर रोड पर 26 गोल मार्केट सान्याल स्टूडियो पर होती थी। इनकी बैठकें भी हुआ करती थी, वो जंतर मंतर पर, कभी गोल मार्केट, कभी सान्याल स्टूडियो पर की जाती थी। 1957 ईस्वी में इस संगठन को स्थायी कार्यालय शंकर मार्केट में 19F आवंटित हुआ। ठीक, इस संस्था पर वार्षिक प्रदर्शनियां व संगोष्ठियां होने लगी। कालांतर में ग्राफिक स्टूडियो में भी स्थापना, मतलब इस ग्रुप ने एक ग्राफिक स्टूडियो की भी स्थापना की। यहाँ से चित्र विक्रय किए जाने लगे तथा क्रेता एक साथ कीमत नहीं दे पाते थे, उन्हें धीरे धीरे कीमत चुकाने की व्यवस्था दी गई। ये काफ़ी एक नया इसमें तथ्य जुड़ता है कि कलाकार जो दल थे उन्होंने जो अपने ऑफिस पे, जो कलाकार दल का ऑफिस था उस पर वे वैसे आर्ट लवर्स जो होते हैं जो एक बार में पैसे चुका नहीं सकते या उतने सक्षम नहीं है जो भारी कीमत दे सकें कृतियों की, तो उसको वो कम पैसों में भी और धीरे धीरे पैसे चुकाने की भी एक सुविधा देते थे। शिल्पी चक्र 1960 ईस्वी तक अधिक सक्रिय रहा तथा इसके पश्चात शिथिल होता गया। 1949 से 1960 तक ये सक्रिय तरीके से कार्य करता रहा, उसके बाद इसकी गतिविधियां शिथिल होने लगी
वस्तुतः शिल्पी चक्र ने भारतीय समकालीन कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इसके बाद कुछ और भी कलाकार ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। बॉम्बे ग्रुप, जो कि 1957 में स्थापित हुआ। तुलिका कलाकार परिषद जयपुर में सक्रिय था 1958 ईस्वी में। ग्रुप 1890 नई दिल्ली 1963 में स्थापित हुई थी। फिर टखमड़ 28 उदयपुर में 1968 में स्थापित हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग जयपुर 1970 में स्थापित हुई थी। कलावृत्ति जयपुर 1970 में। आज उदयपुर 1979 में। इसके बाद आकार नाम का एक ग्रुप था, जो कि अजमेर में 1991 में सक्रिय था। मद्रास तथा चोलमंडल कला परिषद, ये भी एक प्रमुख कलाकार ग्रुप था। मद्रास तथा चोलमंडल कला परिषद, इसकी भी स्थापना होती है 1966 ईस्वी में। ठीक। मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित थे, यानी कि बहुत ऐसे कलाकार दल थे जो कई वादों को एक साथ लेकर चलते थे, लेकिन इनकी जो प्रमुख एक वाद है या अभिव्यक्ति का उन्होंने साधन ढूंढा, वो था अभिव्यंजनावाद। निज नवीन शैलियों का अन्वेषण करते हुए भावनात्मक स्तर पर पूर्ण उत्साह से कलाकार कला के सृजन में व्यस्त हो गए। इसी समय अमूर्तन शैली का मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत स्वयं पनिक्कर ने की थी। प्रारंभ में इस गतिविधि का विस्तार स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तक ही सीमित रहा, तथापि कलाकारों ने केसीएस पनिक्कर के उद्देश्य को समझा और अचानक ही मद्रास कला परिदृश्य में क्रियात्मक विस्फोट हुआ। कुछ कलाकारों के नाम अचानक प्रकाश में आने लगे, जैसे सनथ राजन, रामाराव, राजा वेलु, हरिदासन, कुन्ही रामन, जानकी राम। 1960 ईस्वी तक कलाकार कला प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने लगे। 1944 ईस्वी में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों के समुदाय में बांधे रखा तथा मद्रास व देश के अन्य केंद्रों में कला प्रदर्शनियां आयोजित की। अब हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में जैसे दिल्ली है और जयपुर है, कई जगहों पे कलाकार दल हमें कई संख्या में दिखते हैं, लेकिन ये कलाकार दल बनने की जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के एक हिस्से में नहीं, दक्षिण भारत तक भी इसका विस्तार हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में ये देखा कि किस प्रकार से बंगाल स्कूल की जो परंपरावादी कला थी उससे इतर हटकर कुछ कलाकारों ने अपनी स्वतंत्र और निजी शैली विकसित करने के उद्देश्य से कार्य किया, जिसमें से आप रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और जामिनी राय ऐसे कलाकारों के हम नाम लेते हैं। शुरुआती दौर में वो बंगाल शैली से जुड़े रहे, फिर बाद में वो अपनी निजी शैली के विकास में प्रयासरत और संघर्षरत दिखाई देते हैं।